हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में की क्या होगा? फॉर्मूले याद करना, डेफिनेशन याद करना, बस। फॉर्मूले एंड डेफिनेशन लर्न है, हो गया क्वेश्चन। और मैं आपको ये रियलाइज भी करवाऊंगा। तो देखिए, हम सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम फंडामेंटल छोड़ के ना टफ टफ चीजें करते हैं। तो उसे नहीं करना है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को ज्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड या मोल कॉन्सेप्ट, ये जो चैप्टर स्टफ लगते हैं, इसमें अगर मैं बोलूं अंडरस्टैंडिंग वाली बात मुझे इलेक्ट्रो और मोल में ही लगती है। मुझे लगता है ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही चीजें हैं। बट आयनिक, इक्विलिब्रियम और थर्मो, यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है, नीट में आप इजीली क्वेश्चन कर देंगे। तो देखिए, मैं इसे क्वेश्चन वाइज आपसे एनालाइज भी करता हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 2024 का ही है। सी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 प्रोसेस है आइसोथर्मल, ऑप्शन है नो हीट एक्सचेंज, कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब आप बताइए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? आपका फंडामेंटल, क्या आपको डेफिनेशन पता है? व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये क्या हो गया हमारा ए। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या हो गया हमारा बी। Isobaric process which is carried out at constant pressure, this is C. Bar is the unit of pressure. Adiabatic process क्या होता है? You can say insulating या इंसुलेटर जो होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, उसी को डिफिकल्ट वे में क्या बोल देते हैं? एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में क्या होता है? नो हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा डी। सेम वे अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, यहां पे लेट से ई, व्हाट इज डायाथर्मिक। ठीक है, डायाथर्मिक वॉल्स क्या होती है? तो दे आर कंडक्टिंग वॉल्स। तो डायाथर्मिक क्या होगा? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सी, सीधे डेफिनेशन बेस्ड, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको फर्स्ट लॉ बोलूं, तो मैं अभी एक समरी देने वाला हूं आपको 5 to 10 मिनट्स की, और उसके बाद आप देखना फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो अगर वो याद है तो हो जाएंगे। ठीक है, सी। अब देखिए, जैसे आपको फर्स्ट लॉ में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग किस चीज की होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उससे चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका मतलब उसका चेंज क्या है? जीरो। इनिशियल टेम्परेचर भी 5 केल्विन है, फाइनल भी 5 है, हमेशा 5 है, तो चेंज क्या है? जीरो। नाउ अब इसे रिलेट करते हैं किससे? फॉर्मूले से। जैसे व्हाट इज डी यू? डी यू इज एन सी वी डी टी। जनरली ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज dt? dt इज जीरो। तो du का वैल्यू क्या आ गया? ncvm इंटू जीरो, यानी जीरो। सेम वे dh, dh इज इक्वल टू ncp dt, वेयर दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी cpm, एंड dt क्या है? जीरो, तो इट ऑल्सो बिकम्स जीरो। तो आपको क्या करना चाहिए? जो चीजें पता है, आप देखिए क्या आप उसे फॉर्मूले से रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल में हमने अभी कैलकुलेट किया डेल्टा यू इज जीरो। व्हाट इज क्यू? क्यू इज माइनस डब्ल्यू। आपको ये रिलेट करना आना चाहिए। क्यू एंड डब्ल्यू का साइन नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। मींस इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी अगर वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा तो Q विल बी नेगेटिव, एंड वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा तो Q विल बी पॉजिटिव। ये समझना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन हीट विल बी रिलीज्ड, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ तो हीट रिलीज होगी, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो हीट विल बी एब्सॉर्ब। करेक्ट? तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये भी समझ में आना चाहिए हीट एंड वर्क इज इक्वल। देन आपको रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला, तो वेदर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, सब में सेम होता है।
क्या होता है ये, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बट रिवर्सिबल का डेरिवेशन की वजह से चेंज होता रहता है, तो रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, दिस रिवर्सिबल वर्क डन इज माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। आइसोथर्मल तो मैं बोलता हूं बीटी वर्ड से याद रख लिए, ब्लूटूथ बीटी, बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये वहां भी ऑर्गेनिक में भी हेल्प करता है, बर्च रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट। तो अब देखिए यहां से आपको पता है आइसो बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाय V1 इज इक्वल टू P2 बाय P1, तो इट बिकम्स माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2। तो ओवरऑल ये वेरिएशंस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि हाउ वी अराइव्ड एट दिस फॉर्मूला और हाउ वी अराइव्ड एट दिस फॉर्मूला, एंड आल्सो P1 V1 equal to P2 V2 which is also equal to nRT because temperature is constant। तो what you can write, हो सकता है कई बार क्वेश्चन में मोल्स एंड टेम्परेचर मेंशन ही ना हो, दो डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम्स मेंशन हो, तो as this nRT is equal to P1 V1 or P2 V2, तो this formula can also be written as minus 2.303 nRT की जगह आ जाएगा P1 V1 log P1 by P2। देन नेक्स्ट आएगा रिवर्सिबल माइनस 2.303 P2 V2 log P1 by P2, करेक्ट। तो ये सारे वेरिएशंस हमें पता होना चाहिए, तो दिस इज इन विच केस आइसोथर्मल। इसी तरीके से आपको हर केस में वर्क डन, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट, ये सब की वैल्यूज रिलेट करनी आनी चाहिए। अगर आप ये सभी में कर सकते हैं, टेक 4 और 5 मिनट्स, और अगर आप ये सभी में कर सकते हैं तो फर्स्ट लॉ आपको आता है, राइट। जैसे आइसोथर्मल के बाद और एक चीज है, सभी प्रोसेस में कुछ ना कुछ क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में du एंड dh जीरो था। सेम वे अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, लेट्स से वी मूव टू आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इफ आई एम सेइंग वॉल्यूम कांस्टेंट, इट मींस अगर गैस का वॉल्यूम पहले 5 लीटर है तो बाद में भी क्या होगा, 5 लीटर। इट मींस चेंज कितना हुआ, 0, dv इक्वल टू 0। नाउ अब वेदर आप रिवर्सिबल वर्क डन निकालिए या इररिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट करिए, रिवर्सिबल वर्क डन विल बी माइनस p एक्सटर्नल dv एंड इररिवर्सिबल विल बी सेम माइनस p एक्सटर्नल डेल्टा v। बस एक डिफरेंस होता है छोटा सा, बिकॉज जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के बीच में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है या ना के बराबर फर्क होता है, ठीक है। बट इररिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल में बहुत ज्यादा फर्क होता है, एंड दिस प्रोसेस इज डिसकंटीन्यूअस। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। स्टॉप द स्क्रीन एंड थिंक कि आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है और क्यों इररिवर्सिबल प्रोसेस डिसकंटीन्यूअस है, क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है, स्लाइट डिफरेंस, और क्यों इररिवर्सिबल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, सोचनी है, एंड अगर आपने स्टॉप करके 5 मिनट सोचा, यू कैन अंडरस्टैंड। कोई भी बच्चा समझ सकता है इस बात को, कोई भी बच्चा, बस उसे रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल दिमाग में होना चाहिए कि एक एक सैंड पार्टिकल डालते हैं तो पिस्टन बहुत इनफाइनाइट मतलब स्लो होता है, तो बहुत टाइम बाद थोड़ा सा मूव करना लग जाता है। नाउ तो dv, तो वर्क डन क्या आ गया हमारा, वर्क डन कम्स आउट टू बी 0। अब वर्क डन 0 आ गया, देन यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W C। अगर वर्क डन 0 है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, अब आप साइन चेक करिए, U और Q इंटरनल एनर्जी और हीट दोनों का साइन सेम है, मतलब अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, यानी दोनों का साइन पॉजिटिव।
अगर सिस्टम ने हीट रिलीज की तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज, यानी दोनों का साइन नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड एंड यू शुड लर्न टू रिलेट दिस। आपको ये रिलेट करना भी आना चाहिए, राइट। तो अब आपने रिवर्सल वर्क डन निकाल लिया, डेल्टा यू निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया दिस इज क्यूवी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज समटाइम्स क्या, ऑलवेज क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी नहीं देते, कई बार ऐसे लिखेंगे कि हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, राइट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यूवी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। एंड ऑल्सो क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो, तो यू कैन से हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस मतलब वर्क डन माइनस डब्ल्यू होता है, बट माइनस पी डेल्टा वी करके पी डेल्टा वी हो जाता है। अब यहां पे जैसे ही जीरो हुआ वर्क डन, जैसे ही जीरो हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, मीन्स जो वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, इंथैल्पी की। ये भी हमारे पास फर्स्ट लॉ से ही आ गया। व्हाट डज इट मीन, अब इन समझने के अलग अलग तरीके हैं। आप कह सकते हो कि इंथैल्पी इज नॉट डिफाइंड, एक तो ये कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इंथैल्पी क्या होती है, हीट एक्सचेंज, रिलीज और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। या फिर ये कह सकते हैं कि इंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट्स टोटली ऑन यू, एक ही बात है, कहने के अलग अलग तरीके, करेक्ट। आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट हम आएंगे किस पे, एडियाबैटिक या आइसोबारिक कर लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस इज क्वाइट इजी बिकॉज आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, एंड डीपी क्या होगा, जीरो। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस की एक खास बात है, इसमें ऑलमोस्ट कुछ भी जीरो नहीं है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो वर्क डन रिवर्सिबल है तो इट इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, एंड अगर वर्क डन इरिवर्सिबल है तो इट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। तो मैथमेटिकली यही फर्क होता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का कर सकते हैं, इसीलिए कभी भी डीवी या कोई भी डेरिवेशन जो होगी अगर उसमें इंटीग्रेशन यूज हुआ, डेफिनेटली फॉर श्योर वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, करेक्ट। irreversible process minus p external v2 minus v1. now we know that, हमें पता है कि du is equal to dq plus dw. now अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो एक और बात समझ में आनी चाहिए कि पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, यानी dq का इंटीग्रेशन कभी भी डेल्टा क्यू नहीं होगा, q होगा, और w का क्या होगा, w dw का, बट du का इंटीग्रेशन क्योंकि स्टेट फंक्शन है, that is delta u. now isobaric process means heat is supplied at constant pressure. Heat supplied at constant pressure is qp is equal to delta u minus w. what is w, work done is minus p external delta v, and अगर इसे कंपेयर करें it becomes delta h. now अब आपके लिए मैं चाहता हूं कि एक चीज जो आपको सोचनी है, वन थिंग यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो क्या सोचोगे, तो आपको क्या सोचना है, यू हैव टू थिंक, एक बैलून है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बैलून है, उसके अंदर हमने एयर भर दी है और उसकी टोटल जो एनर्जी है, मुझे बताइए वो इंथैल्पी है या इंटरनल एनर्जी। थिंक ओवर इट, थिंक। तो आपको ये सोचना है कि व्हाट इज इंथैल्पी एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो देखिए हम आइसोबारिक, आइसोकोरिक, देन अब जैसे मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है तो मुझे लगता है कि अब आप इजिली अदर प्रोसेसेस भी खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होती, यानी कि दिस इज अ टफ वर्ड फॉर इंसुलेटिंग प्रोसेस। अब एडियाबैटिक को आप जैसी सिनोनिम इंसुलेटिंग में याद रखोगे ना, कभी ये बात नहीं भूलोगे कि dq इज जीरो।
मतलब हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। अब अगेन फर्स्ट लॉ, एवरी टाइम वी आर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू या डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां से क्लियर है कि एडियाबैटिक में डी क्यू क्या है, जीरो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब साइन ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो साइन है डेल्टा यू का और जो साइन है वर्क डन का वो सेम है। मींस अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है यानी वर्क डन नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, बिकॉज वर्क डन का साइन नेगेटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी का साइन भी नेगेटिव हुआ, एंड नेगेटिव शोज इट डिक्रीजेस। सेम वे इफ इट्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है यानी कि अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी का साइन भी पॉजिटिव होने वाला है। मींस ये क्या होगा, इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। तो ये साइन का थोड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। एंड सबसे अच्छी बात, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है पी एक्सटर्नल डीवी और इंटरनल एनर्जी दोनों को हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, क्योंकि जो वर्क डन है वही इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है वही वर्क डन है, बिकॉज वर्क डन इज डूइंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी अगर वो सिस्टम काम कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे कर रहा है, बिकॉज इसका साइन नेगेटिव है तो ये भी वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो इट इज इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। ये बात हमें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, राइट। वर्क डन ऑन द सिस्टम, यस। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता क्या है, कंप्रेशन। इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड then it is work done on the system and work done is always negative minus p external dv। मैं कहीं लिखना भी भूल जाऊं तो समझ जाना कि यही मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। नाउ अब आपको du पता चल गया, तो du पता चल गया तो you can easily calculate dh also। ठीक है, दो तरीके हैं, du प्लस pdv वाले तरीके से, या फिर you can say dh is equal to एनसीपी dt। अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस में यहां पर एंथैल्पी फार्मूले से निकलेगी, इंटरनल एनर्जी फार्मूले से निकलेगी, और वर्क डन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, तो वर्क डन कैन बी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी और वर्क डन कैन बी एनसीवी dt। करेक्ट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये सब बातें पता होनी चाहिए, प्लस एडियाबैटिक प्रोसेस में ये भी पता होना चाहिए Cp माइनस सीवी। अब यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर क्या ज्यादा सही है, Cp माइनस सीवी इक्वल टू एनआर सही है या Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर सही है। तो व्हाट आई कैन थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, हम अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्या सही है। देखिए, Cp माइनस सीवी इक्वल टू एनआर का मतलब दीज आर हीट कैपेसिटीज और उनका डिफरेंस गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स के। बट अगर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 ले लें, n इक्वल टू 1, मतलब ये हीट कैपेसिटीज अगर मोलर हीट कैपेसिटीज हो जाए तो इट विल बी R, ये क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट। तो अब आपको क्लियर है कि दोनों सही है। और जनरली आपको कैसे पता चलेगा हीट कैपेसिटी है या मोलर हीट कैपेसिटी, विद द हेल्प ऑफ यूनिट, कि उसके यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल या जो भी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम आपको यही बोलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटीज मेंशन होती है, इसीलिए फॉर्मूला Cp माइनस सीवी इक्वल टू R यूज किया जाता है। तो आई गेस ये वाला डाउट हमें समझ आया कि वाई। देन फिर उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज गामा, गामा इज Cp बाय Cv। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी Cp बाय Cv का रेशियो। तो अब इन दिस वे यहां पर मैं आपसे आपके ऊपर ये सोचने के लिए छोड़ता हूं कि क्या इनमें से सही है, Cp बाय Cv या Cpm बाय Cvm। थिंक ओवर इट, मैंने आपको जितनी बात बताई है उससे आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, कीप थिंकिंग, एक हैबिट अभी से सभी स्टूडेंट्स डाल लीजिए, टू गेट आउट ऑफ द कंफर्टेबल जोन। लाइफ टाइम आपको हमेशा क्या करना है, कंफर्टेबल जोन से बाहर आने की कोशिश करनी है हमेशा। अगर लग रहा है कि यस ये चीज ज्यादा सही है तो एक स्टेप हमेशा उससे बाहर रहो, क्योंकि कंफर्टेबल जोन से बाहर रहने की आदत रहेगी ना तो ये एक बिगेस्ट फियर यही होता है। जैसे हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम रेगुलर बच्चों से बोलते हैं मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, बच्चा नहीं देता है। व्हाई? बिकॉज वो अपने कंफर्टेबल जोन से आके फियर को फेस नहीं करना चाह रहा। ठीक है, बट दिस इज एक्चुअल ट्रूथ, जिसको फेस किए बिना आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो
अब अगेन हर चीज का एक मतलब बेस वर्क होता है काम करने का, तो एक उसका जीरो लेवल से भी उसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो लेट से टेस्ट देने का एक बेसिक फंडामेंटल तरीका है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया एंड उसे एनालाइज किया, फिर उसे एरर रेक्टिफाई किया। लेकिन इसका एक जीरो लेवल भी हो सकता है। आप पेपर उठाओ, क्वेश्चन करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको बुक में देखो या अपने नोट्स में देखो, सॉल्व करो। यू कैन सॉल्व अ पेपर इन दिस वे, बट सॉल्व अ पेपर। ठीक है, मतलब अगेन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज नहीं कर सकते तो इंच बाय इंच इंक्रीज करिए, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इंक्रीज करिए, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, बट यू शुड इंक्रीज इंप्रूव योरसेल्फ, राइट। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो भी हमें लग रहा है, अब जैसे क्या होगा, आपने देखा है कि जरा सा भी सोचना पड़ता है ना तो थोड़ा सा क्या होने लग जाता है, वो बोरिंग, क्योंकि अब ब्रेन आपको क्या करेगा, बैक साइड ले जाएगा। तो वो थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान रखना है कि ब्रेन आपको कैसे ट्रिक करता है कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं जाने के लिए। अब यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस? ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस मोस्टली एडियाबैटिक ही होता है। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक। मोस्टली जो आपके पीवाईक्यू में गिवन है वही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज एक्सटर्नल वर्क डन इज जीरो। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। करेक्ट, फ्री एक्सपेंशन मींस एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो डेफिनेटली वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर इज जीरो। नाउ अब वर्क डन पता चल गया हमें, तो अगेन फॉर्मूला du इज इक्वल टू dq प्लस dw। फ्री एक्सपेंशन में dw का वैल्यू क्या है, जीरो है। वर्क डन मींस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट। जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी में। करेक्ट। नाउ इफ एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक है, if process is adiabatic then dq is zero, and if dq is zero तो du is sum of dq plus dw, dw is zero, du is zero, then dq is zero, then du will also becomes zero. Correct. Now what I want you to think, now I want you to think all these things about cyclic process. What is cyclic process? Cyclic process क्या होता है, जिसका इनिशियल एंड फाइनल क्या होगा, सेम। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बाय एनी वे, लेट्स से अ सिस्टम गोज ए टू बी, एक सिस्टम ए से बी पे जा रहा है, देन बी से सी पे आ रहा है, देन सी से डी पे आ रहा है, एंड डी से ए। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। क्या है ये, साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें आप मुझे वर्क डन की वैल्यू बताइए, इसमें आप मुझे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बताइए, इसमें आप मुझे एंथैल्पी की वैल्यू बताइए, DH, DU, DW, इसमें आप मुझे DQ की वैल्यू बताइए। मेजरली यही चीजें हम फाइंड कर रहे होते हैं, राइट। सेम वे, तो आई गेस वी गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस कि व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है जो जहां से शुरू हो वहीं पहुंच जाए इन एनी वे, वेदर इट इज अ सर्कल। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जो जहां से शुरू हुआ है वहीं से हो जाए, वहीं पहुंच जाए। लेट्स से इट इज अ पीवी कर्व। ठीक है, इन एनी वे, इन एनी वे मींस इन एनी वे, लाइक इट कैन फॉर्म एनी शेप, A to B, B to C, then C to A, in any way. Clear? This is P and V. Now नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से ये सारे कर्व्स हैं, इन सारे कर्व्स का वर्क डन क्या होगा, तो इन सारे कर्व्स का वर्क डन होगा एरिया ऑफ द कर्व। क्या होगा, एरिया ऑफ द कर्व। तो चलो एक चीज तो मैं ही बता देता हूं, एरिया ऑफ द कर्व इज वर्क डन। ठीक है, क्या दूसरी चीज सोचने के लिए दें? ठीक है, तो यस यू कैन थिंक बाय दिस। लेट्स से ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 10 लीटर है एंड दिस वॉल्यूम इज 20 लीटर।
ए पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है 10 लीटर, बी पॉइंट पे 20 लीटर, एंड लेट्स से ये प्रेशर है इस पे 5 एटमॉस्फेयर है और बी पॉइंट पे इट इज 10 एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब आप यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करिए। वर्क डन कैलकुलेट देखिए क्या है, इट इज वेरी इजी, लर्न करना तो इजी है बट मैं चाहता हूँ आप इसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि क्लॉकवाइज वर्क डन कैसा आएगा। क्लॉकवाइज मींस अभी जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ए गए हैं तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन क्या है। यानी कि अगर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, रिवर्स मींस ए टू सी, सी टू बी एंड बी टू ए, करेक्ट। तो आपको एक बार ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए में कैलकुलेट करना और एक बार उसके रिवर्स में, और बताना है कि क्या वर्क डन का जो वैल्यू है वो एवरी टाइम सेम है, यानी बोथ केसेस में पॉजिटिव है, दो बोथ नेगेटिव। ठीक है, और मैं तो बोलूंगा कि साथ के साथ व्हाई आई एम डूइंग सो। देखिए क्या होता है, कई बार मैं आपको कोई चीज बताऊंगा तो आपको लगेगा क्या है, लेकिन अगर रेफरेंस दूंगा कि दिस न्यूरो साइंटिस्ट हैज सेड दिस या दिस सेड दिस, तो आप उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, करेक्ट। लेकिन ये मैं थोड़ा लेट बताने वाला हूं, बट अभी ये चीजें करते रहिए, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये सब चीजें करने के बाद अब हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जैसे आता जाएगा वैसे डिस्कस करते जाएंगे, बिकॉज थर्मोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक्चुअली जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होता जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज, जैसे ये बात बोली कि किसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो लेट्स क्रिएट अ शॉर्ट नोट कि एंट्रोपी जो है वो डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, व्हेन एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी इंक्रीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, फिजिकल स्टेट। किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। मतलब सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड की होगी और लिक्विड से ज्यादा एंट्रोपी गैस की होगी। देन एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। किस पे डिपेंड करती है एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है, कि वी हैव 1 मोल ऑफ वाटर वेपर या 2 मोल ऑफ वाटर वेपर, मतलब वेपर्स अगर सारे सेम फेज में है तो, करेक्ट। देखिए एक सॉलिड में एक लिक्विड है तो मोल मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्टेट सेम है देन मोल मैटर। थर्ड पार्ट, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। लेट्स से वी हैव आयरन एट 500 केल्विन एंड आयरन एट 300 केल्विन। हायर टेम्परेचर लीड्स टू हायर काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी एंड उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। देन तो एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑल्सो। किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर। प्रेशर जितना हाई होगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, प्रेशर जितना हाई होगा वॉल्यूम उतना कम होगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से रैंडमनेस इज वेरी लेस। तो यू कैन से, लेट्स से वी हैव हाइड्रोजन गैस at 2 atmosphere and hydrogen gas at 1 atmosphere. तो 2 atmosphere प्रेशर पे मूवमेंट या डिसऑर्डर या रैंडमनेस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज वेरी लेस। एज अ रिजल्ट प्रेशर वो एंट्रोपी डिक्रीज, राइट। अदर देन दैट वी हैव सम एक्सेप्शंस इन एंट्रोपी लाइक स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़। अगर आप रबड़ को इंक्रीज स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देन बॉइलिंग ऑफ बॉइल्ड एग, अगर आप एग को बॉईल कर देते हैं तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, अगेन एक्सेप्शन है, आई गेस हम सबको इसका आंसर तो पता ही है कि एग बॉईल हो गया तो सॉलिड हो गया, तो लॉजिकली तो जो लगता है वो होगा नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन है कि अगर एग बॉईल होके लिक्विड से सॉलिड हो तो एंट्रोपी घटनी चाहिए, बट एक्चुअली एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है, सेम विद स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ होता है बॉइलिंग, एग बॉइल्ड होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सारे अंडरस्टैंड करने हैं। एंड अगेन हमारा ध्यान अब क्या होगा ना, मैंने आपको जो पढ़ा है इस पूरे उसमें से लास्ट के 2 लाइन में आपका ध्यान गया होगा, बट मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले ऊपर की 4 चीजें अंडरस्टैंड करिए, वो ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है
एंट्रोपी इस पे इंक्रीज होगी। अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, तो लिक्विड और वेपर में जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीजेस, हमने अभी पढ़ा है, इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। सेकंड, नीट 2024 का क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन। टेम्परेचर पे भी एंट्रोपी डिक्रीज वो डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी विल डिक्रीज। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से बाहर हो जाऊंगा शायद। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, CO2 एंड H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट गैस में है, मुझे लग रहा है प्रिंटिंग एरर तो नहीं है, चलो ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर गैस। हम सबको पता है कि सोडा इज अ सॉलिड, तो इसको मैं सॉलिड मान लेता हूं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर गैस है तो इधर भी 2 मोल्स गैस के, इधर भी 2 मोल्स गैस है, तो एंट्रोपी विल रिमेन सेम। एंट्रोपी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो वो सॉलिड मान लेते हैं, तो सॉलिड से गैस में चेंज हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज। मींस एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। रिएक्टेंट में सब सॉलिड था, प्रोडक्ट में गैस आ गया तो एंट्रोपी इंक्रीज। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, अब दोनों तरफ क्या है, गैस है, बट नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, इंक्रीज, या नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो गए। तो यहां से हमें यह भी समझ आया एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस। इफ स्टेट सेम then we check what, number of moles, right? So its answer is A, C and D, right? Now let's move on to the next question. तो नीट 2023 का क्वेश्चन है, which among the following option is correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? change in enthalpy and change in internal energy का कौन सा रिलेशन सही, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज स्टूडेंट फेस, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये बहुत जरूरी है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। जिसके लिए मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक बच्चे से पूछा गया कि गर्मियों में दिन काफी बड़े होते हैं और सर्दियों में छोटे होते हैं, व्हाट इज द रीजन? तो उसने बोला कि बिकॉज इसका ये रीजन है क्योंकि जो समर होते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और जो विंटर होता है वहां पे टेम्परेचर कम होता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होता है, इसलिए डेज एक्सपैंड करके ज्यादा हो गए, एंड लो टेम्परेचर की वजह से विंटर में डेज क्या हो गए, श्रिंक कर गए, इसलिए विंटर में डेज छोटे। अब देखा जाए तो उसने कंसेप्ट तो सही लगाया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सपेंशन हुआ, डिक्रीज पे कंप्रेशन, बट कहाँ लगाया है, ठीक है। अब ये सुनने में बड़ा मतलब फनी लग रहा होगा, बट एक्चुअल में आप सोचिए कि हम भी ये मिस्टेक्स रेगुलर डे टू डे लाइफ में जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो करते ही हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V, ये फॉर्मूला लगाना है गैस में, ठीक है, आइडियल गैस के एक्सपेंशन है या कंप्रेशन। बट इफ वी हैव केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इफ यू हैव केमिकल इक्वेशन या इफ यू हैव जस्ट PV वर्क, क्या है PV वर्क, देन यू यूज फॉर्मूला डेल PV। क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, डेल PV। नाउ नेक्स्ट, तो you can say this formula can also be used for non-ideal gas. If gas is non-ideal, so we can use this formula del PV. Now, if we have formula delta H is equal to delta U plus PV equal to nRT, PV is equal to nRT, so P del V can be written as delta NG-RT. It can be written as delta NG-RT. तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन मेंशन है तो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हम गैसेस के ही देखते हैं। डेल्टा एनजी क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं और रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, एंड सिर्फ गैसियस, ओनली कौन से मोल्स चेक करने, गैसियस। तो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी कौन सा सही है? तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा U, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG-RT मैच कर लेते हैं पहले। तो ये तो नहीं सही लग रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG-RT। दिस इज अवर आंसर, ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। सी सीधा, हम क्या क्या पढ़ते रहते हैं, सीधे उन्होंने पूछा है क्या आपको ये पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG-RT, ये आया क्वेश्चन,
23 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम के कर्व्स होते हैं तो वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो आप बताइए कौन से कर्व का एरिया सबसे ज्यादा है? तो क्लियरली दिस एरिया अंडर द कर्व एंड दिस एरिया, एंड दिस इज नॉट एरिया, और वैसे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन इज 0। तो अब यहां ये एरिया मैक्सिमम है, एरिया अंडर द कर्व इज मैक्सिमम इन दिस केस, तो वर्क डन इज मैक्सिमम इन ऑप्शन सी। नाउ हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं कभी इसी क्वेश्चन में, विच रिप्रेजेंट जीरो वर्क डन। इन चारों में से कौन सा ग्राफ जीरो वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जीरो वर्क डन, दिस इज जीरो वर्क डन, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन इज पी डेल्टा वी, तो दिस ऑप्शन है जीरो वर्क डन। ठीक है, सेम वे आपसे पूछा जा सकता है यही चार ऑप्शंस इन एनी वे, मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं बोलूं तो इस बार जो क्वेश्चन था जेई मेंस में, उसमें कर्व यही थे, बस इंटरनल एनर्जी पूछ ली। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करवा सकते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये भी अगेन यहां पर हमने सिर्फ इतना पता होना चाहिए, वर्क डन इज एरिया ऑफ द कर्व। अब मैं जैसे बी पार्ट है, क्या इसमें आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? मैं बता देता हूं, दोनों की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड enthalpy एंड इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। मींस जहां जैसे चेंज होते जाते हैं स्टेट चेंज होता रहता है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, देयर वेरिएबल्स चेंजेस, बट अगर वो घूम फिर के वहीं आ गए तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, देयरफॉर चेंज इज 0। तो चेंज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जो भी स्टेट फंक्शंस होंगे, मतलब इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जितनी चीजें पढ़ते हैं दे आर स्टेट फंक्शंस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम एंड चेंज इज 0। तो जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन अभी जनवरी सेशन में पूछा था। ठीक है, आप चाहें तो वो वाला सेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, for irreversible expansion of ideal gas, expansion है irreversible, isothermal condition है, मतलब dt is 0, correct option क्या है? डेल्टा यू, वी नो दैट। अब देखिए आपको जो मैंने रिवीजन करवाई है ना वो यूटिलाइज हो रहा है। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, बिकॉज डेल्टा लिख रहे हैं तो हम भी डेल्टा लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा टी इज 0, आइसोथर्मल मींस डेल्टा टी इज 0। आइसोथर्मल का मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0। जब ये 0 हो गया तो डेल्टा यू का वैल्यू 0, मींस आवर ऑप्शन इज बी एंड डी, मतलब हमारा आंसर या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। नाउ और क्या पूछे? एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी क्या होगी? तो अब टोटल एंट्रोपी जो आइसोथर्मल प्रोसेस में निकालते हैं, अगेन देखो कुछ भी जो हमने पढ़ा है ना उसमें टफ नहीं होने वाला है। जैसे बहुत सिंपली देखिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है? हीट बाय टेम्परेचर। ठीक है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि du 0 होता है तो dq इज इक्वल टू माइनस dw, मतलब ये जो q है दिस कैन बी रिटन एज माइनस w बाय टी। एंड व्हाट इज माइनस w? इररिवर्सिबल है, तो दिस इज माइनस ऑफ p डेल्टा v एक्सटर्नल के बाय t। तो अब यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? एंट्रोपी चेंज। एंड इट इज क्लियर कि अगर इररिवर्सिबल है तो कुछ तो वर्क डन तो 0 होगा नहीं आइसोथर्मल में। जब वर्क डन का वैल्यू नॉन 0 होगा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली एंट्रोपी भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो आई गेस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ वी अप्रोच, हमने इसे कैसे अप्रोच किया है। तो दिस इज करेक्ट, तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, which of the following is correct option for relationship? C, सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लिया है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और कंफ्यूज करने के लिए NR भी नहीं लिखा है। मींस मैं पता मतलब why I am doing this, क्या होता है कि हम जेई मेंस के क्वेश्चंस जब करते हैं फॉर प्रैक्टिस तो ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता,
बट मैं बार बार वही बात बोलूंगा, वहां उन्हें 1 आवर में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 1 आवर में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं मोर देन 50% आने के। जैसे आप देखिए, अगर थर्मो का 2 क्वेश्चन है तो एक देखते ही हो रहा है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन इफ चेंज इन एंथैल्पी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन प्लस 2HBr, इसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है -109 किलोजूल पर मोल। Given that bond energy of hydrogen and bromine is 435 and 192, what is the bond energy of HBr? In this case, what I want कि options I guess जो try कर रहे होंगे option उनके लिए visible होगा। मैं आपको बोलूंगा हर जगह क्या फॉर्मूला लगता है एंथैल्पी का, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला लगता है, दिस एंथैल्पी चेंज कैन बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, बट दैट बैलेंस रिएक्शन कैन बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट बैलेंस रिएक्शन कैन बी फॉर्मेशन रिएक्शन, दैट बैलेंस रिएक्शन कैन बी कंबशन रिएक्शन। तो यू कैन से enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, enthalpy of atomization, bond dissociation energy, these all are types of enthalpy of reactions। मतलब आप जितने भी नाम पढ़ते हैं ना enthalpy के, enthalpy of sublimation, vaporization, these are types of enthalpy of reaction। ठीक है, तो whether I can write enthalpy of reaction और enthalpy of formation, combustion, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंथैल्पी, मतलब जो डेटा है समेशन सभी प्रोडक्ट 90%, मतलब मैक्सिमम जगह पे फॉर्मूला गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हर जगह इससे हो जाएगा। लेकिन अगर डेटा, जैसे यहां पे डेटा गिवन है बॉन्ड एनर्जी का, अगर डेटा बॉन्ड एनर्जी का गिवन हो या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो अगर ये दो डेटा हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है, व्हेन बॉन्ड एनर्जी डेटा मेंशन, केस 1 जब सारी वैल्यूज बॉन्ड एनर्जी की टर्म में मेंशन हो, या फिर किसमें गिवन हो, यू कैन से एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा मेंशन हो। अगर ये दो डेटा गिवन है, ध्यान रखो ये कंबशन का डेटा गिवन होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा नहीं होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा मेंशन होना चाहिए। करेक्ट, ये भी एक कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये बहुत क्लियर कर लो। अगर क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है तो इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला लगेगा, या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन द डेटा गिवन। इफ कंबशन के अलावा कोई भी डेटा गिवन है, वी यूज फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। नाउ इन दिस केस enthalpy of reaction is -109 किलोजूल पर मोल, तो यहां पे हमने वैल्यू रख दी -109 किलोजूल। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 435 है और एक H2 है और एक ही H2 की वैल्यू मेंशन है, तो 435 इज हाइड्रोजन, प्लस ब्रोमीन का वैल्यू मेंशन है 192 माइनस HBr में कितने HBr बॉन्ड होंगे, 1, और इस रिएक्शन में HBr बॉन्ड है कितने, 2। तो लेट से HBr बॉन्ड इज X, तो इट बिकम्स -2x। क्या हो गया, ये -2x हो गया। नाउ इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, मतलब ये लगभग 200 है और ये 400, 600। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन है 736, 518, 259, 368, अच्छा खासा गैप है। अगर चारों ऑप्शन में अच्छा खासा गैप है तो आप अप्रोक्सीमेशन से काम चला सकते हैं। जैसे मैंने इसे तुरंत मान लिया 400 प्लस 2 600, और 600 प्लस है, इधर आके -600, ये 100 है, 700 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 350। तो 350 के नियर बाय वाला आंसर मेरा हो जाएगा, तो आंसर इज 368, राइट। और मैंने अपना टाइम सिर्फ इस अप्रोक्सीमेशन से सेव कर लिया। बट ये प्रैक्टिस के बाद मॉक में आप पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे ही मॉक टेस्ट में आप ऐसे सॉल्व करेंगे, दिमाग अपने आप सिंप्लीफाई करता है, ये पावर है ब्रेन की, तो वो ट्रिक या सिंप्लीफिकेशन या स्पीड सब नेचुरली इंक्रीज होगी। बस आप टेस्ट एंड क्वेश्चंस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। नाउ नेक्स्ट,
2020 COVID, if for a certain reaction enthalpy of reaction is 30 kilojoule per mole at 450 Kelvin, the value of entropy change for this reaction will be spontaneous at same temperature is. तो अगर आपको डेल्टा एच मेंशन है तो बोल रहे हैं ये रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है उसी टेम्परेचर पे तो उसका एंट्रोपी क्या होगा. तो दैट इज वेरी क्लियर कि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है Q रिवर्सिबल आइसोथर्मल बाय T, एंड अब दैट कैन बी एंथैल्पी चेंज. ये किसी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी हो सकता है. सी, आपने सोचा होगा कि सर ने सेकंड लॉ या उसके बारे में कोई हमें वो नहीं दिया समराइज या नहीं किया. व्हाई? बिकॉज यहाँ सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. डेल्टा एस इज डेल्टा एच बाय टी, बिकॉज इफ दिस हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय टी, इट इज एंथैल्पी. एंड एनी केमिकल रिएक्शन, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेंशन है ना, इफ नथिंग इज मेंशन तो एनी केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. This is an obvious statement. If nothing is mentioned in a chemical reaction, I repeat, अगर उस chemical reaction में कुछ conditions mention नहीं है तो मानेंगे that chemical reaction is taking place at constant temperature and pressure. Now enthalpy of reaction is 30 kilojoule and temperature is 450. Let's watch about units. जूल पर केल्विन एंट्रोपी की यूनिट. अब देखिए जब क्वेश्चन इतना सिंपल आएगा फॉर्मूला बेस्ड, कुछ तो ट्विस्ट करेंगे. तो जब क्वेश्चन बहुत सिंपल लगे तो बस एक बार यूनिट्स देख लो. तो एंट्रोपी की यूनिट होनी चाहिए जूल में, एंथैल्पी गिवन है किलो जूल, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 1000. अब ऑप्शंस देखेंगे 70 माइनस 70, मतलब अच्छा खासा फर्क है ऑप्शन में. अच्छा खासा फर्क है तो ठीक है, फिर मैं अप्रोक्सीमेशन से काम चला लूंगा. 15, तो ये आ गया 1000 बाय 15. तो 1000 बाय 15 क्या हुआ? तो अप्रोक्सीमेटली 66 जा रहा है. ठीक है, यानी कि आंसर इज 70. क्या हुआ आंसर? 70. नाउ एंट्रोपी इज 70. एक सेकेंड, अब एंट्रोपी -70 लेना है या +70 लेना है, ये भी एक डाउट है हमारे पास. तो इसका हिंट हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एंट्रोपी क्या होता है? पॉजिटिव. तो आंसर क्या हो गया हमारा? -70 की जगह +70 हो गया. तो एक चीज और देखिए, था फॉर्मूला बट इसमें दो चीज अंडरलाइंड कॉन्सेप्ट थे. यहाँ पे 2 अंडरलाइंड कॉन्सेप्ट्स आर जो इसमें इन्वॉल्व थे. क्या यू आर अवेयर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग दे वांट कि क्या आपको यूनिट्स कन्वर्जन पता है कि यूनिट क्या है जूल और उसकी क्या है किलो जूल. बस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन मेंशन है, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है और ये रिपीटेड है. ये ऑलमोस्ट हर जगह दिखता है क्वेश्चन, बहुत पहले भी आया हुआ है. 2 क्लोरीन गैस फॉर्म्स क्लोरीन गैस. 2 क्लोरीन एटम फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल. सी, What is the concept involved here? यहाँ पे concept क्या involve है? Concept involve है 2 chlorine atom form chlorine molecule, means bond formation taking place. अब अगर bond formation हो रहा है बच्चों तो bond formation में energy release. Clear? Always. Bond formation में energy हमेशा release होती है. 99% formation reaction exothermic होती है except one reaction, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू नाइट्रिक ऑक्साइड. क्योंकि आपको पता है नेचर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और अच्छे खासे नाइट्रोजन तो अच्छा खासा परसेंटेज है, लेकिन नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव. तो ये तभी रिएक्ट करता है जब बहुत हाई टेम्परेचर हो, जब थंडरस्टॉर्म हो 2000 to 8000 केल्विन. तो जब बिजली कड़कती है तभी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो वही एक प्रोसेस एंडोथर्मिक है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि enthalpy of formation is always exothermic, so this statement is false. But
एक्सेप्ट दैट रिएक्शन ऑल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मतलब हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कौन सी एंडोथर्मिक। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल और बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर कभी भी बॉन्ड बन रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन के थ्रू 2Cl gives you Cl2 कि आप अवेयर हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर अवेयर है तो आपको क्लियरली पता चल गया है कि डेल्टा H का वैल्यू लेस देन 0 होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यानी डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट और क्या पूछे, एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट, बट यहां भी गैस है, यहां भी गैस है। If physical states are same, then entropy depends on what? Number of moles, correct? Number of moles are decreasing. See, reactant में we have 2 moles and in product we have 1 mole. Number of moles are decreasing, so entropy decreases. यानी कि क्या आपको ये बात पता है कि entropy depends on number of moles? तो number of moles decrease होंगे तो entropy भी decrease होगी, less than 0. सी। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा आंसर क्या है, सी। डेल्टा एच नेगेटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंट्रोपी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं और स्टेट सेम होता है, देन एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स आल्सो, तो एंट्रोपी डिक्रीजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2020 का है, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन, क्या आप अवेयर हो कि फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, मींस वैक्यूम। अगर इसे ऐसे भी पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि गैस इज एक्सपैंडेड अगेंस्ट या इन वैक्यूम, अगर गैस एक्सपैंड हो रही है वैक्यूम में, तो वैक्यूम अगर बाहर है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हो जाता है, 0। एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है तो वर्क डन 0 है, एडियाबैटिक है, Q भी 0 है। अब Q 0 है तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर ये दोनों 0 है तो डेल्टा U का वैल्यू भी क्या हो जाता है, 0। अब इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आपको कैसे पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? बाय टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस मींस इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिक्रीज देन इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। तो यहां से हमें आइडिया लग गया है कि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड डेल्टा T इज ऑल्सो 0। वर्क डन 0, Q 0, डेल्टा T 0। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है हाउ वी थिंक कि डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर? यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यस, वॉल्यूम ऑल्सो, वॉल्यूम का भी फंक्शन होता है, बट मेजॉरिटी में टेम्परेचर से ही पता चलता है। ठीक है, तो अगर गैस कूल हो रही है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, गैस अगर वार्म हो रही है तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो डेल्टा U का साइन अगर पॉजिटिव है यानी गैस वार्म हो रही है, डेल्टा U का साइन अगर नेगेटिव है तो गैस कूल हो रही है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आपको ये सोचना है कि डेल्टा U पॉजिटिव या डेल्टा U नेगेटिव, तो उसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं कि यहां पे गैस वार्म है और यहां पे गैस कूल है। करेक्ट, या मोर करेक्ट वर्ड इज वार्मर और कूलर, राइट। नेक्स्ट, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन, जैसे ही आइसोथर्मल लिख दिया मैं तुरंत तो T इक्वल टू 0 लिख दूंगा, वो T इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दूंगा, DT इक्वल टू 0 लिख दूंगा, DU इक्वल टू 0 लिख दूंगा और DH इक्वल टू 0 लिख दूंगा। ये तो मैं फटाफट अपने ब्रेन में आ जाएगा मेरे। 300 Kelvin expand from 0.1 liter to 0.25 liter against constant pressure of 2 bar। वर्क डन पूछा है, ठीक है।
तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी V2 माइनस V1। व्हाट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज 2 बार, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फाइनल वॉल्यूम, अब देखो बड़ा सिंपल है, 0.1 लीटर से 0.25 लीटर है, यानी गैस कंप्रेस हो रही है। तो कभी साइन का वो आए ना कंफ्यूजन, तो सीधे देख लो, कंप्रेशन इज वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव। कंप्रेशन में हमेशा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और मैथमेटिकली भी आ जाता है 0.25 माइनस 0.1। 0.1, अच्छा मैंने 1 से 0.25 अंडरस्टैंड करके आपको एक्सप्लेन किया, दोबारा से अपने आप को करेक्ट करता हूँ। 0.1 से 0.25 लीटर, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, यानी एक्सपेंशन इज वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब आंसर नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो 0.25 माइनस 0.1, इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। योर आंसर इज 0.3 बार लीटर, करेक्ट। तो आंसर देखते हैं। अच्छा, आंसर हमें मेंशन है जूल में, क्लियर है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एक और चीज याद रख लो, अच्छा वैसे मेंशन भी है, 1 बार लीटर इज 100 जूल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख लो, 1 एटमॉस्फेयर लीटर, लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब इज सेम थिंग। तो 1 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 101.3। अगर ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली 100 ले लीजिए। तो जैसे इसे 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 30। क्या बन गया ये, 30। व्हाट इज योर आंसर, माइनस 30, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन ऑफ W इज नेगेटिव। नेक्स्ट, 2019, इन विच केस एंट्रोपी इज नेगेटिव। अगर आप देखें तो अभी वो एंट्रोपी पे ही फंसे हुए हैं कि आप बस फंडामेंटल बताओ। तो आप सबको ये सबको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार मेरे को बस ये नहीं पता कि एंट्रोपी किस पर डिपेंड करती है, बाकी मैं सब कर देता हूँ। तो वो ये देख रहे हैं कि क्या आपको ये पता है कि एंट्रोपी, इवेपोरेशन, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट, यानी कि वाटर इवेपोरेट होता है तो लिक्विड से वेपर में जाता है, तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो डेल्टा एस का साइन होगा पॉजिटिव। एंट्रोपी इंक्रीज मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा होगी क्योंकि इंक्रीज हुई है, एंड रिएक्टेंट की कम होगी क्योंकि वो कम वैल्यू लेस है, तो माइनस करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस एक्सपैंड हो रही है तो भी क्या हुआ, एंट्रोपी चेंज इज हीट बाय टी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इज इक्वल टू du इज इक्वल टू dq प्लस dw, तो माइनस ऑफ w बाय t। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो वर्क डन का साइन क्या होगा, नेगेटिव। एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होगा और आगे माइनस का साइन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सी हाउ वी थिंक हियर, बड़े ध्यान से सुनना मैंने कैसे सोचा है। मेरे को पता है डेल्टा एस इज क्यू बाय टी, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी गैस का टेम्परेचर हमेशा सेम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी सेम है, यानी चेंज जीरो। यहां से मेरे पास आ गया Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, मतलब जो साइन हीट का होगा उसका रिवर्स साइन होगा W का, तो मैंने Q की जगह लिख दिया माइनस W। अब वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, एक्सपेंशन में जो वर्क डन जो होगा हमारा दैट इज नेगेटिव। अब एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव है, बट हीट और वर्क डन का रिलेशन ऑपोजिट है, तो इसलिए 2 बार नेगेटिव यूज किया। ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ दिनों बाद या शाम को ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का रिविजिट इसका बनता है। तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इन दैट केस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन हुआ तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसको आप थोड़ा ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि एक्सपेंशन में जनरली एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है, एंट्रोपी आल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड एंट्रोपी विल इंक्रीज। ये मैंने समझाया फॉर्मूले से और अभी आपको समझाया कंसेप्चुअली। क्या दोनों चीजें क्लियर है? स्क्रीन रोक के कीप थिंकिंग, देखो सोचो
एक भी बात मेरी नहीं समझ आ रही है, थिंक ओवर इट, और फिर भी समझ नहीं आ रही, कमेंट, बट सोच के समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब देखिए, व्हाई आई एम मेकिंग दिस PYQ सेशन, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ सेशन ऑफ वेरी लॉन्ग, बिकॉज व्हाट आई फील कि जिस भी बच्चे के मार्क्स अटक रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे का स्कोर 500 के बाद अटक रहा है, तो दिस इज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या सम मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, टिल 500 आई कैन से कि मे बी आपको फॉर्मूले याद नहीं है, और मे बी आपको डेफिनेशन याद नहीं है, मे बी आपको फंडामेंटल फैक्टर्स याद नहीं है। अगर आपका स्कोर बिलो 500 है, तो मेरा सजेशन है कि डेफिनेशंस, फॉर्मूले विद यूनिट्स एंड फंडामेंटल फैक्टर्स लर्न करिए, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, इन्हें लर्न करिए in all chapters. Let's say electrochemistry, the factors affecting electrolytic conduction, effect of dilution of strong and weak electrolyte, in this way. तो ये सारे फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अगर ये पता है ऑल 4 चैप्टर्स, तो आप इजीली 500 टच कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपका स्कोर स्टक हो गया है, तो अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें ब्रश अप करने की नीड है। तो वो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, 15 ईयर एक्सपीरियंस से मेरे को पता चला कि यस, ये चीजें गलती होती है, वो मैं ऑप्शंस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे ये वाला अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। हमने PYQ कर लिया कि यस, मेरे को पता चल गया ये नेगेटिव है, बट मुझे ये भी सोचना है कि बाकी पॉजिटिव क्यों है। मुझे स्टेप वाइज ब्रेन में क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों पॉजिटिव आया। नेक्स्ट, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस, अब देखिए, सॉलिड एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट्स आल्सो। तो सॉलिड से गैस में हुआ तो एंट्रोपी क्या हुई? इंक्रीज। क्या नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं? होते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने 2Cl से Cl2 बनाया था, उसमें डेल्टा H एंड डेल्टा S पूछा था। अब यहाँ पे दोनों का जब फिजिकल स्टेट सेम है, तो एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स है 2 एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है 1। If number of moles are decreasing, then randomness is decreasing. So you can say delta S is negative, and this is our answer. ये हमारा आंसर है। Very nice and conceptual question. ठीक है? And yes, conceptual understanding से ये मत सोचना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा हुआ है और ऐसा करेंगे तो होगा नहीं। मैंने बोला हर चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट है। फिजिकल में कुछ चैप्टर ही कितने, 5, मोटा मोटी 5 चैप्टर है, तो 10 कॉन्सेप्ट आप एक दिन में पूरे सीख सकते हो दोबारा से। ओके, बस माइंड सेट होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं सीख लूंगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 xy आर इन द रेशियो 1:0.5:1 और enthalpy for formation of xy is -200 kilojoule per mole. Bond dissociation energy of x2 is asked. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैन ट्राई नाउ। ट्राई कर लिया होगा जिन्होंने, तो अब देखिए मैच कर लेते हैं अगर इफ यू हैव एनी डाउट। क्वेश्चन में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ XY। क्या मेंशन है? फॉर्मेशन ऑफ XY। फर्स्ट थिंग, किलोजूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट इज इन्वॉल्व हियर। क्या आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या कहता है हमसे? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी हियर यू हैव टू राइट XY। पहला डाउट तो यही आता है कि रिएक्शन में मेरे को क्या लिखना है? x2 + y2 गिव्स यू 2xy, या हाफ ऑफ x2 एंड हाफ ऑफ y2 गिव्स यू xy। दोनों में आंसर अलग आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए फर्स्ट थिंग कि आपको ये क्लियर है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। किसके लिए डिफाइन है? 1 मोल के लिए। ओके, नाउ लेट्स से अ कॉमन रेशियो इज x। ये रेशियो गिवन है हमकी एनर्जी का 1:0.5:1, तो लेट्स से दैट रेशियो इज x। अब हमने बोला है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी न्यूमेरिकल। अगर बॉन्ड एनर्जी का न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला विल बी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू है -200 किलोजूल, रिएक्टेंट में है x2, x2 का बॉन्ड एनर्जी है 1 मींस x, हाफ है कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2, प्लस रिएक्टेंट में है y2,
Y2 का बॉन्ड एनर्जी है 0.5, तो यू कैन राइट इट एज 0.5x बाय 2 माइनस प्रोडक्ट में है XY, XY का बॉन्ड एनर्जी है 1 मींस X। ठीक है, नाउ फाइंड X, क्या फाइंड करना है? X फाइंड करना है। तो वी कैन इजिली फाइंड, अब तो मैथ्स है, केमिस्ट्री एंड हेयर, तो मैथ्स अपना थोड़ा सा कमजोर है, तो इसलिए थोड़ा सा हम फंडामेंटली चलते हैं। पूरा 2 ले लेंगे, x प्लस 0.5x माइनस 2x माइनस 400, ये 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई होके, x में से माइनस, मतलब देखा जाए तो ये 1.5x है और ये माइनस 2x है, तो व्हाट यू विल गेट माइनस 0.5x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू कितना आ गया? 800। ठीक है, 0.5 को उधर ले जाएंगे, क्या आएगा? 800। तो बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी विल बी 800। क्या हो गई? 800। ऑल्सो अब साथ के साथ और भी समझते जाना है, बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पूछा होता तो एन आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। दिस इज अ कंफ्यूजिंग एरिया which sometimes creates, sometimes out of anxiety या too much question practice. Next, 2017 नीट का, a gas is allowed to expand in a well insulated container. C, जैसे वेल इंसुलेटेड कंटेनर लिख दिया, समझ जाना कि प्रोसेस इज एडियाबैटिक, क्योंकि इंसुलेटेड का मतलब हुआ नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल प्रेशर पता चल गया, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू 4.5 लीटर, यानी ये भी पता चल गया कि एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, गैस की इंटरनल एनर्जी पूछो। सी, यहां पर अगेन अब देखो, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया, कंसेप्ट भी पूछ लिया। कैसे? क्या आपको पता है कि इफ अ वेल इज इंसुलेटेड देन इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस? यस, एडियाबैटिक इंसुलेटेड प्रोसेस को ही कहा जाता है। तो अब जब इंसुलेटेड है तो Q का वैल्यू क्या है? 0। जैसे ही आपको पता चला Q इक्वल टू 0, तो कैन यू इवेल्युएट दिस कि डेल्टा U इज Q प्लस W, एंड इफ Q इज 0 तो डेल U किसके इक्वल है? W। हाउ इंटेलिजेंटली दिस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड कि आपसे इंटरनल एनर्जी पूछिए, मतलब वर्क डन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वर्क डन। ठीक है, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम होती है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव आएगा, इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव। तो जूल में दे रखा है, तो फॉर्मूला लगेगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो देखिए PyQ में अगर आप सीधे क्वेश्चन पढ़ के अच्छा वर्क डन निकालना है, कर दिया, ठीक। दिस इज नॉट अ वे टू अटेम्प्ट PyQ। आपको जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो एनालिसिस है, कैन यू कॉम्प्रिहेंड दिस? अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके ब्रेन में ये क्लैरिटी आ रही है कि व्हाई आई एम यूजिंग वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर इंटरनल एनर्जी, या व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, then you are actually analyzing PyQ and comprehending or attempting PyQ. तो minus P external, what is minus P external? Pressure is 2.5, final volume is 4.5 and initial is 2.5. 4.5 minus 2.5 is 2 into 2.5 minus 5 atmosphere liter, and अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 1 atmosphere liter is 101.3 या approximately 100, तो माइनस 500 जूल। दिस इज अवर आंसर, करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल एक्चुअली। अब क्या होता है ना, आई ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया बच्चा ये क्वेश्चन तो कर चुका है ये, क्योंकि हम क्या एनालाइज नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं। किया हुआ क्वेश्चन आ गया पेपर में तो मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आया तो गोल। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन क्रैम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको जो 10 मिनट की समरी दी थी ना, उसे दोबारा रिविजिट करना अगर डाउट आ रहा है, वही पूरे PyQ में रिपीट होती जाएगी। नेक्स्ट,
2017 for a given reaction delta H is 35.5, delta S is 83.6. The reaction is spontaneous at, reaction कब spontaneous होगी, ठीक है। अब आप फॉर्मूला यूज करिए, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H बाय T, करेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, T निकालना है, विच इज डेल्टा H बाय डेल्टा S। टेम्परेचर में अच्छा खासा डिफरेंस है, या तो 425 है या 398 है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे और हमें यही चाहिए। तो डेल्टा H, अब डेल्टा H जो है वो क्या है, डेल्टा H का वैल्यू 35.5 किलो जूल, तो जूल में चेंज कर देंगे, किलो जूल है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, डेल्टा S इज 83.6, 8 4 32, 400, मतलब या तो 425 से लेस या ग्रेटर, करेक्ट। ये सोचने के लिए कि लेस होगा या ग्रेटर होगा, वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, मतलब पहला तरीका मैथमेटिकल है, जो मैथ्स हमारा कमजोर नहीं है ही नहीं, तो पहला मेथड यही है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा G इज लेस देन 0, यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, एंड डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज लेस देन 0, करेक्ट। अब क्या होगा, एक स्टेप क्या होगा, डेल्टा H इसको उधर ले जाएंगे, इज लेस देन T डेल्टा S। अब यहां से हमारे पास आ गया कि T डेल्टा H बाय डेल्टा S इज लेस देन, यानी कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो डेल्टा H बाय डेल्टा S की वैल्यू आई 425, तो T शुड बी ग्रेटर देन 425 मैथमेटिकली किया, ठीक है। बट व्हाट आई वांट कि आप कंसेप्चुअली भी समझो, ठीक है। मैथमेटिकली क्लियर हो गया, डेल्टा G लेस देन 0, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लेस देन 0, डेल्टा H लेस देन T डेल्टा S, तो डेल्टा S को नीचे ले गया, ये वैल्यू T ग्रेटर होना चाहिए इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू आई है 425, तो 425 रख देना है बस, 425 ग्रेटर देन T, ये मैच कर गया C। दिस इज मैथमेटिकल वे, बट आई वांट, ये एक, अगर आपसे मुझसे पूछोगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेप्ट इन थर्मो, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट जो मैंने आपको समराइज करवाया, सर वो एक कॉन्सेप्ट है, अरे एक ही है, कहीं ना कहीं du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू तो लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ही कॉन्सेप्ट है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइन, मतलब डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना कि डेल्टा H का साइन भी पॉजिटिव है, डेल्टा S का साइन भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी। फिर उसके बाद डेल्टा H का साइन पॉजिटिव है, डेल्टा S का साइन नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर डेल्टा H का साइन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा। और पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव। आधे बच्चे सोच रहे होंगे ये सर ने बोला है कि मैथ्स वीक है और मैथ्स ही करवा रहे हैं दोबारा। दो तरीके हैं सोचने के, एक मैथ्स एक कंसेप्ट। पहले मैथ्स बता दूं क्योंकि मुझे लग रहा है प्लस माइनस वाला मैथ्स 10 तक करते हैं। तो देखो डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो डेल्टा G कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, डिपेंड करेगा कि T डेल्टा S का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये क्या हो रहा है माइनस, ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है और ये भी फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये वैल्यू कम हो गई तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्लैरिटी आई। तो दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव कब होगा, व्हेन T डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H, एंड ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, व्हेन T डेल्टा S इज लेस देन डेल्टा H। ये वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तो टी डेल्टा एस ग्रेटर देन एच हो जाएगा और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपने टी इंक्रीज किया तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी एंड आंसर कैन बी नेगेटिव। ऐसे समझिए कि डेल्टा एच की वैल्यू है लेट्स से 50 एंड टी की कुछ वैल्यू है, डेल्टा एस की वैल्यू है 10। अगर ये टी की वैल्यू 2 है हो गई, कितनी हो गई 2, तो 50 माइनस 2 इंटू 10 आंसर कितना आया 50 माइनस 30 पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी t की वैल्यू लेट्स से हो गई 7, तो 7 इंटू 10 अब आंसर क्या आया नेगेटिव। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से साइन चेंज हो रहा है। तो यू कैन से सच रिएक्शन जहां पे डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हैं, ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं एट हायर टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर आएगा उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहां पर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों का साइन पॉजिटिव था, यानी कि टेम्परेचर जो भी आएगा वो ग्रेटर आना चाहिए, यानी टी जो 425 है 425 से ऊपर ही होना चाहिए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। एट 425 पे इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा जी 0। अब आप इजीली समझ जाएंगे कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सी इफ इट इज पॉजिटिव डेल्टा एस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एज यूजुअल इसे कुछ भी कह लो कि सर इनकम्प्लीट पढ़ाते हैं या क्या, सी एंड डी ऑप्शन ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करिए, मैं आंसर बता देता हूं। ठीक है, आंसर क्या है, दिस रिएक्शन लास्ट पार्ट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव है, एंड दिस रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस एंड कैन नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। ये तरीका मैंने आपको बताया मैथमेटिकल। अब मैं एक तरीका बताता हूं कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल तरीके से कैसे सीखोगे, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि रिएक्शन वहां जाती है जहां एनर्जी कम, यानी लोअर एनर्जी इज फेवरेबल। सेकंड लॉ बोलता है रिएक्शन वहां जाती है जहां एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ती है, यानी हायर एंट्रोपी इज फेवरेबल। यानी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो अनफेवरेबल है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये फेवरेबल है क्योंकि वो घट रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो फेवरेबल है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो अनफेवरेबल है क्योंकि एंट्रोपी घट रही है। क्लियर? तो ये चीज बहुत अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अगर ये बात, पहले तो बोलो ये बात समझ आ रही है कि डेल्टा एच पॉजिटिव इज अनफेवरेबल, अगर ये बात समझ आई तो फिर मेरी बात आपको ये बड़े ढंग से समझ आने वाली है। सेकंड लॉ पढ़ने के बाद हमें पता चला कि स्पॉन्टेनिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। किसी चीज का होना अगर दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है तो मुझे आप बताइए, क्या आप कॉमन सेंस से नहीं बता सकते कि अगर दोनों फैक्टर फेवर करेंगे तो ये रिएक्शन हर हाल में होके रहेगी? यस और नो? यस, अगर दोनों फैक्टर फेवरेबल कहेंगे तो ये रिएक्शन हमेशा होगी। और दोनों फैक्टर कब फेवर करेंगे? जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो फेवरेबल है, यानी डेल्टा एच का साइन क्या होगा? नेगेटिव। एंट्रोपी जब इंक्रीज होगी तो फेवरेबल है, मतलब डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव। यानी डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी का साइन ऑलवेज नेगेटिव। वेरीफाई इट मैथमेटिकली ऑल्सो, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग फील ले लेना पूरी। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक फैक्टर, दोनों फैक्टर फेवर नहीं कर रहे, क्या रिएक्शन कभी होगी? नहीं। तो रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन हमेशा क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा कब होगा? जब एनर्जी बढ़ रही होगी और एंट्रोपी घट रही होगी, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसे आप मैथमेटिकली समझ लो। नाउ अब इंथैल्पी फेवर कर रहा है, एंट्रोपी फेवर नहीं कर रहा, या इंथैल्पी फेवर नहीं कर रहा है, एंट्रोपी फेवर कर रहा है, एक फैक्टर फेवर कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? डिपेंड्स।
जो फेवर नहीं कर रहा कितना फेवर नहीं कर रहा, जो फेवर कर रहा है कितना फेवर कर रहा है, मतलब विच इज डोमिनेटिंग। जैसे हम कई बार ऑर्गेनिक वर्ड बोल देते हैं ना, दिस इज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन, क्या डोमिनेट कर रहा है, एंट्रोपी या एंथैल्पी। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रिएक्शन कैन बी और कैन नॉट बी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती इन दोनों केसेस में। व्हाट डज इट मीन, एनर्जी फेवर कर रही है यानी डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, एंट्रोपी फेवर नहीं कर रही यानी इसका साइन नेगेटिव। तो रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी। और एनर्जी फेवर नहीं कर रही है यानी एनर्जी बढ़ रही है, एंट्रोपी फेवर कर रही है यानी वो भी। यानी जब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आंसर कैन बी और कैन नॉट बी हो जाता है, जब दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होते हैं। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ऑलवेज क्लियर है कि या तो होगी रिएक्शन या नहीं होगी। वेरीफाई दिस मैथमेटिकली। और मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड कॉन्सेप्ट है ये, क्लियर होना चाहिए। अब ये देखना बहुत रिपीट हो गए, राइट। तो ये अगर नहीं समझ आया है फिर से इस वीडियो को देखो, मतलब 5 मिनट रिकैप करके और खुद से लिख के इस चीज को समझो और फिर आगे करो। अब ये कैसे पता चलेगा, समझ नहीं आया यार, ये तो अगला क्वेश्चन देख के समझ आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा तो फिर से सीखो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेटेड कौन से ईयर का क्वेश्चन है, 2016। ये नीट 2016 में ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। एक उधर कोऑर्डिनेशन में ट्रांस इफेक्ट पूछ लिया जो आज तक नहीं पूछा, जिसमें ऑर्डर याद करना है। एक ये भी मैथमेटिकल है। तो जैसे ये d log p by dt इज माइनस डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में लिखा है। एक रिएक्शन है लिक्विड वेपर, मैं बता देता हूं ये आया कैसे। वाटर लिक्विड मान लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, और दूसरा है वेपर। ठीक है, अब इस रिएक्शन में DH बाय RT है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू -2.3, एक मिनट, नेचुरल लॉग है ना, मैं 2.303 नहीं लेता, माइनस RT नेचुरल लॉग KP। ठीक है, एंड अब क्या हुआ, दिस DG, ये जो डेल्टा G होता है DG, तो डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, तो यहां पर अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इस रिएक्शन का KP जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ वाटर ओनली, यस और नो, यानी जो भी गैस है उसका प्रेशर। तो वी कैन रिप्लेस दिस KP बाय P। तो इन अ गैसियस रिएक्शन अगर कोफिशिएंट 1 है तो इट बिकम्स माइनस RT log P। तो पहले तो ये समझिए कि यहां पे log P कैसे आया। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद इसे क्या किया है, सिंपली d log P by dt। अब यहां पे इसे हमने सिंपली इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन आती है ना, dg इज इक्वल टू माइनस RT log P, या ये जो इक्वेशन आती है dg इज इक्वल टू माइनस RT log P, ये इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से आती है कि डेरिवेटिव ऑफ log P बाय dt इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वी बाय RT स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बस इतना आपके लिए काफी है, तो इससे आप रिलेट कर लो। या फिर एक और तरीका भी बता देता हूं। ठीक है, एक और तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं। कैसे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, देन डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT log KP। अब आपको समझ आ गया ना मैंने KP को प्रेशर क्यों लिखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहां प्रेशर ही है, क्योंकि सिस्टम सॉलिड लिक्विड वाला है। तो मैं इस वैल्यू को यहां लिख देता हूं, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S एंड दिस इज माइनस RT log P। करेक्ट। अब आप देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दूंगा। डेल्टा H बाय RT माइनस डेल्टा S बाय R, दिस इज T नॉट प्लस साइन, इक्वल टू log P। अब लेट से T1 टेम्परेचर पे ये है P1 और T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा P2, और उस टेम्परेचर रेंज में एंट्रोपी होती है सेम, कि मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है एंट्रोपी पे,
क्योंकि जस्ट गैस ही है तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला रहे हैं वो उसके एंट्रोपी पे। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, log P2 by P1 is equal to delta H by R 1 by T2 minus 1 by T1। तो ये वही डिफरेंशियल फॉर्म है। अब आपको थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे कि कैसे ये चेंज ही तो है, log P2 by P1 d log P तो है, डेल्टा H by R ये dt ही तो है, 1 by T2 minus 1 by T1 is nothing but change in temperature। ठीक है, सो इस वाले पार्ट के बाद अब आप शायद थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे ये d log P by dt माइनस डेल एच वाई बाय आर टी स्क्वायर का एक्सपेंशन हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये नीट 2016 का है। फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस when its pressure is changed isothermally from P initial to P final, entropy change is given by। This question demands या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न हो या इट डिमांड्स अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको डेरिवेशन वाइज ही बता देता हूँ, बाकी फॉर्मूला अगर याद है तब तो डायरेक्टली ही आप बता देंगे कि टी तो आता ही नहीं है कभी भी एंट्रोपी में, बिकॉज डेल्टा एच बाई टी आएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल में टी से डिपेंडेंसी होगी ही नहीं, करेक्ट, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी एंड डी में से पॉसिबल है। नाउ तो उसका डेरिवेशन छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर देते हैं। तो एंट्रोपी क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर टी एंड इन एडियाबैटिक प्रोसेस, क्यों बोल रहा हूं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाय टी, बिकॉज du क्या होता है, जीरो। आई होप अब आप समझ गए हो कि मैंने क्यों Q को नेगेटिव ऑफ वर्कडन से रखा है, रिप्लेस किया है, बिकॉज डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब ये वाला फर्स्ट लॉ का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितनी बार 4-5 बार इस बात को लिख सकते हो लिख लो कि डेल यू जीरो है आइसोथर्मल में एनसीवी dt, क्योंकि आइसोथर्मल में dt जीरो है, तो Q इज माइनस ऑफ W, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्कडन? वर्कडन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो इट इज माइनस nRT log V2 by V1। obviously V2 denotes final volume, V1 denotes initial volume, 1 stands for initial and 2 stands for final। it can be written as delta S equal to nRT log V2 by V1। now isothermal process में हम अवेयर हैं इस बात से कि क्या होता है, P1 V1 equal to P2 V2। it means V2 by V1 क्या हो गया, P1 by P2। तो लेट्स रिप्लेस इट। नहीं, अब डेल्टा S यहां पे मैं T से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा S? डेल्टा S क्या आ गया, NR log P1 by P2 या P इनिशियल बाय P फाइनल। चेक करते हैं, NR log नेचुरल होगा बिकॉज हम 2.303 नहीं लिख रहे हैं, तो log नेचुरल हो गया, तो ये हो गया ln P फाइनल बाय P इनिशियल। लेकिन ये P इनिशियल बाय P फाइनल मींस दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक है कि हम डायरेक्ट एंट्रोपी का इन एनी प्रोसेस फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एक है डेरिवेशन याद कर ले। तो इट्स टोटली ऑन यू, अगर फॉर्मूला याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेरिवेशन हम थोड़ा इसलिए बताते हैं बिकॉज एंट्रोपी चेंज आप हर प्रोसेस का निकाल सको, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। जैसे आपको डेरिवेशन का आइडिया हो गया कि दिस Q बाय T, तो एवरी टाइम आप Q को रिलेट कर सकते हो। आइसोबारिक में Q क्या होता है, आइसोकोरिक में Q क्या होता है, एंड एडियाबैटिक में Q जीरो होता है, तो डेल्टा S भी एडियाबैटिक में जीरो होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। मैंने बोला ना डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। वो बोल रहे हैं हर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो कंसेप्चुअली इस बात को हम कैसे सोचेंगे, क्योंकि हमें नीट में टाइम सेव करना है, प्लस माइनस में टाइम लगेगा, तो कंसेप्चुअली सोचेंगे कोई भी रिएक्शन के दो ड्राइविंग फोर्स होते हैं।
फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन, एक इंथैल्पी और एक एंट्रोपी। अगर दोनों फैक्टर फेवर करेंगे तो डेफिनेटली वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर। तो इंथैल्पी कैसे फेवर करेगा? एनर्जी डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ रिएक्शन तभी होती है जब एनर्जी डिक्रीज हो, यानी कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। तो अगर दोनों फैक्टर फेवर करेंगे तो रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इन दिस वे यू कैन थिंक कंसेप्चुअली एंड कैन आंसर। तो डेल्टा एच लेस देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो दिस इज अवर आंसर। इसे आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हो और डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव हो, आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव इज विद इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। आई होप आपको समझ आया। अगर ये बात समझ आई तो मैं कहूंगा इसी वक्त फिर से सारे साइन एक बार दोनों नेगेटिव लेके, एक बार दोनों पॉजिटिव लेकर और एक बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके, तीनों को अभी दोबारा से एक बार सोच लो, रिवाइज हो जाए। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन is -393.5. Heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen gas. ठीक है। Now what do they want? उन्होंने क्वेश्चन बोला है कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2। तो फर्स्ट थिंग, आपको क्या इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन की रिएक्शन लिखनी आती है? यस। तो दिस इज कार्बन सॉलिड, कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो C+O2 gives you CO2 गैस एंड इसका डेल्टा एच है -393.5 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन है कितनी हीट रिलीज होगी? तो एक और चीज, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, याद कर लो साथ के साथ। ठीक है, पॉइंटर्स भी बनाते चलते हैं, ये रिवाइज करते चलते हैं। अगर आपको याद है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिकॉज आप किसी भी चीज को बर्न करो एनर्जी रिलीज होगी। देन heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen. Now, अब they also want to understand कि क्या आप enthalpy of formation of CO2 की reaction लिख सकते हैं? Yes. Enthalpy of formation is defined as enthalpy change for formation of 1 mole substance. Formation of 1 mole substance means ये product में होगा फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो इसमें है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो सीधे लिखे C+O2 इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड ग्रेफाइट होती है और ऑक्सीजन की गैस, एंड नथिंग इज मेंशन हियर। तो वी कैन अज्यूम दैट कि कंबशन भी ग्रेफाइट का हो रहा है एंड फॉर्मेशन भी CO2। तो यहां से व्हाट वी हैव टू कॉम्प्रिहेंड, क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज सेम थिंग। तो आंसर इज -393.5 किलो जूल फॉर 1 मोल, बट दे आर आस्किंग फॉर 35.2। इसके लिए पूछ रहे हो 35.2, तो 35.2 पहले ऑप्शंस देख लेंगे, अच्छा खासा फर्क है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44, और ये कितना है? 35। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास विच इज 35.2 बाय मोलर मास विच इज 44। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि 8 से जा सकता है। 8। अब मैं आपको ये बताता हूं हाउ आई थिंक कि 8 से चला जाएगा। मैंने ऐसे सोचा 9 4 36, ये थोड़ा ज्यादा है, 8 4 32, 8 के आसपास जा रहा है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए मतलब 0.8 के आसपास। अब 0.8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 400 से, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, तो 0.8 इंटू 400, 8 4 32, मतलब मुझे लगता है कि 32 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो यानी कि मेरे पास एक ऑप्शन ये आया और एक ये आया और एक ये आया। वाह। अब इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है क्या पॉसिबिलिटी है। कंबशन और फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होंगे, यानी कि आंसर नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हीट रिलीज पूछ रहे ना, ठीक है। अब एक और चीज, क्वेश्चन में बोल दिया हीट रिलीज्ड, तो यानी कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाहता है। क्या जानना चाह रहा है?
मैग्नीट्यूड, क्योंकि बोल रहा है कितनी हीट रिलीज हुई 315। अब साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ बचा नहीं। हाँ, अगर वो सिंपली इंथैल्पी पूछता तब हम विद नेगेटिव साइन बोलते, यानी कि मैं अपने इस वाले ऑप्शन को क्रॉस, अरे मतलब ये तो बिना कैलकुलेशन किए हो गया। कभी कभी ऐसा नीट में हो जाता है कि बिना कैलकुलेशन किए आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे अप्रोक्सीमेशन करना है। अभी तक मैंने देखा है एक ही बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आया कि बहुत क्लोज हैं ऑप्शंस, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन से काम हो रहा है, देखो आपके सामने, इसीलिए मैं रियल टाइम में सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन X2O4 लिक्विड gives you XO2 gas, delta U 2.1 kilocalorie and delta S 20 kilocalorie at 300 Kelvin. Hence delta G is, delta G क्या है? सबसे पहले डेल्टा G क्या होगा? तो पहले तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी पता है और एंट्रोपी पता है, और ये रिएक्शन है लिक्विड से गैस। तो अब आपको डेल्टा G निकालना है। पहले ऑप्शन देख लूं, ठीक है, ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, क्योंकि दो आंसर 2.7 में और दो 9.3 में। तो बस अब अगेन सेकंड लॉ में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट वही है, साइन ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा एस के बेसिस पे डेल्टा जी निकालना। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला है, जैसे डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये मैं आपको अभी आज ही इस डिस्कशन में बता चुका हूं कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। हाँ, अगर गैस होती पिस्टन में तो फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। नाउ अब आंसर किलो कैलोरी में है, ये भी किलो कैलोरी में है, तो सब किलो कैलोरी में ही रखते हैं। तो डेल्टा यू इज 2.1 किलो कैलोरी, डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्विंग गैसियस, जी से गैसियस इंपॉर्टेंट है, तो प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं गैस में, रिएक्टेंट में लिक्विड है, यानी कि डेल्टा एन जी का वैल्यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट में 0, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू हो गया 2। आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, लेकिन कैलोरी होती है, ध्यान देना यूनिट पे, यहां किलो कैलोरी है। ठीक है, कितना है किलो कैलोरी, तो डिवाइड कर लेते हैं इसे किससे, 1000 से, किलो कैलोरी में कन्वर्ट। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर 300 केल्विन माइनस टी डेल्टा एस, व्हाट इज टेम्परेचर 300, व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी 20। लेकिन यूनिट पे फोकस करना, कैलोरी। जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा जरूर यूनिट का ही वहां पे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो इसको भी कैलोरी में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो वैसे मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन करके देख के कि ज्यादा ऐसा टाइम मतलब मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। तो क्या आंसर आया 2.1 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 by 10 1.2 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, 2.1 प्लस 1.2 3.3 माइनस 6, माइनस 10 में से 3 गए 7, 5 में से 3 गए 2, माइनस 2.7। ठीक है, लेट्स सी, तो आंसर इज माइनस 2.7 किलो कैलोरी पर मोल। क्या आंसर आया, माइनस 2.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो सी 2014 में सेकंड लॉ में सीधा फॉर्मूला, देखिए बात सीखते भी जाइए, मुश्किल मतलब मेरा अभी ये भी एक बच्चे को कई बार एडवाइस होता है कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है ना, पहले मुश्किल सब छोड़ो, सब आसान आसान करो, डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करो, इवन टेस्ट भी ऐसे एनालाइज करो। कितने क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे आपने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए, एनालाइज करो सिर्फ 2 पार्ट में, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड। तो देखो आउट ऑफ 45 कितने क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए हैं टेस्ट में और कितने कंसेप्ट बेस्ड, और आपने कौन से ज्यादा गलत किए। अगर आपका स्कोर 500 से कम है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में चांसेस है कि आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा गलत होंगे। अगर आपके क्वेश्चन आपका मार्क्स स्टक कर रहा है 500 से 550 के बीच में या 550 से 600 के बीच में, किसी भी एक रेंज में, तो आप सेम कॉन्सेप्ट रेगुलर गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेपर का एनालिसिस करके क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी मिस्टेक को, और नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उसे रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स सेम रहेंगे। करेक्ट, जैसे एक गलती बच्चा ये भी करता है, हम कहते हैं लिख के देख लो, वो लिख के देखता है
कहता सर मैंने तो लिख के याद किया 5 बार फिर भी गलत हो गया। अरे क्योंकि तुमने लिख के देखने के बाद उसे चेक किया जो लिख के देखा है, तो लिखने के बाद उसको चेक करना बहुत जरूरी है, वहां हम आलस कर जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। तो देखो फ्री एक्सपेंशन रिपीट हुआ, प्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इन अंडर आइडियल कंडीशन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ नीट का, तो ये जेई में भी आया है क्वेश्चन, तो खैर ठीक है। तो अगर एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक का मतलब Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। फिर उसके बाद फ्री एक्सपेंशन है यानी वर्क डन 0, बट वर्क डन, हाँ वर्क डन इज 0। तो अब हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचा। अब अगर वर्क डन 0 है, Q 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चला डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो 0 0 0, डेल्टा U 0 है तो ऑब्वियसली उसका इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या है 0, एनी टेम्परेचर भी 0। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। तो ये देखो फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन 2010 में भी आया था, बस उन्होंने फ्री एक्सपेंशन की वजह क्या लिख दिया वैक्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर 0, यानी पिस्टन के बाहर कुछ है ही नहीं, तो वर्क डन विल बी 0। वर्क डन क्या होगा 0, करेक्ट। इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर लिक्विड इज स्टिर्ड विद अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो देखो ये क्वेश्चन पे इसीलिए मैंने शॉर्ट भी बनाया, ये जेई में भी आया क्वेश्चन और नीट में भी आया, दोनों में। और जेई मेंस में अभी ये क्वेश्चन अभी 2025 के जेन सेशन में भी आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड मतलब एडियाबैटिक, क्यू का वैल्यू क्या हो गया 0। उस कंटेनर में लिक्विड है और उसको हम स्टिर कर रहे हैं, यानी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, बट स्टिल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। If work is done on the system, तो work is not equal to 0, and अब उस पे जो भी वर्क करेंगे वो उस लिक्विड में किस में कन्वर्ट होगा, हीट में। क्यों? क्योंकि डेल यू क्या होता है Q प्लस W, एंड एडियाबैटिक है तो इंसुलेटेड मतलब एडियाबैटिक, तो Q का वैल्यू 0, यानी कि जो वर्क का साइन होगा वही इंटरनल एनर्जी का साइन होगा, यानी लिक्विड में वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी पे भी इंक्रीज होगी, यानी इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका भी क्या होगा पॉजिटिव। तो डेल्टा E इज इक्वल टू W नॉट इक्वल टू 0, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एंड Q इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो Q इक्वल टू 0 वाला एक ही ऑप्शन था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता था। तो इंसुलेटेड मतलब मैंने एक चीज देखी है, जेई आपका इंटेलिजेंस चेक करता है, ठीक है, और नीट ये चेक करता है कि कैन यू अवॉइड कैलकुलेशन, मतलब ऑप्शन इस तरीके से देखते हैं क्या तुमने एक भी ऑप्शन को ढंग से इंटरप्रेट किया है। अगर एक को भी ढंग से किया है तो जैसे मैंने इतना 2 मिनट समझाया, एग्जाम में ये क्वेश्चन ये 1 मिनट में 1 सेकंड में हो गया। बस क्या वो जानना चाहते हैं, डू यू नो व्हाट डायथर्मिक, केमिस्ट्री इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड बाय जार्गन्स का यूज। तो डू यू नो एडियाबैटिक इज नथिंग बट अ इंसुलेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ 2001 का क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन, यानी 10 केल्विन टेम्परेचर या डिग्री सेल्सियस रेज किया। Heat supplied to the gas is 500 joule. Then which statement is correct? ठीक है? This is the problem that I mostly face in my offline coaching. कि जब मैं नीट में बच्चों को इजी क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो बोलते हैं सर ये तो आता है, ये तो आता ही आता है, बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, ठीक है। रीजन, एग्जाम में हम एक्सेप्शनली सोचते हैं, कहते इतना आसान नहीं आ सकता, तो एग्जाम में एक्सेप्शनली नहीं सोचना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा U is equal to Q plus W। क्वेश्चन में लिखा है 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट कितनी सप्लाई कर रहे हैं 500 जूल, मतलब एक लाइन में ना लिख के 2 लाइन में लिखा है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 500 जूल।
अब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं आपसे, कैन यू अंडरस्टैंड कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी चेंज? यस, बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन इज 0, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल dV, चेंज इन वॉल्यूम इज 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर इतना इंटरप्रिटेशन कर लिया है तो देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट, Q इज इक्वल टू W। अब अगर वर्क डन 0 हो गया तो Q और W, ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि W तो 0 है। Q इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू 500 जूल। अब हीट सप्लाइड है, हीट रिलीज पे नेगेटिव साइन आता है, सप्लाइड पे पॉजिटिव, यानी कि ये सही है, और W 0। दिस इज अवर आंसर। अगेन जैसे आप देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं थी, इंसुलेटेड पढ़ने के बाद एक ही ऑप्शन में Q इक्वल टू 0 गिवन था। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम देखते ही समझना था वर्क डन 0। एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्क डन 0 है, देख लो, हाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्क डन 0 है। तो मतलब सी नीट के ऑप्शन, मतलब मैं आपको कहूंगा पेपर अब ऑप्शन देख के मॉक टेस्ट जब टेस्ट दे रहे हो, देख के अटेम्प्ट करना शुरू करो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, व्हाट इज एडियाबैटिक? तो फर्स्ट जल्दी से ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा U इज Q प्लस W। एडियाबैटिक इज इंसुलेटिंग प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी W नेगेटिव। अगर W नेगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन क्या रहना है, सेम। यानी कि एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज अवर आंसर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेट्स अंडरस्टैंड कि B क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर घटेगा, बट इधर क्या दिया है, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन नहीं है। सी, एंट्रोपी। अब अगेन एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी क्या होगा, 0, इसलिए ये गलत है। एडियाबैटिक में एंट्रोपी क्या होता है, 0। कैन यू थिंक व्हाई इट इज 0? नो चेंज इन एनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टी, ऊपर की किसी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट, standard enthalpy of vaporization for water at 100 degrees Celsius is 40.66 kilojoule per mole। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नाउ अब ऑप्शन देखेंगे 37, 43, 43, 40। तो वी कैन टेक अप्रोक्सीमेशन, हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। प्लस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की इंटरनल एनर्जी पूछी है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन तो है, इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन तो मिलता है, क्वेश्चन बताता है व्हाट टू थिंक, बट आपको ये भी सोचना है हाउ टू थिंक। सी, ये ऑप्शन बाई चांस ऐसे हैं, लेकिन देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी, वो तो 0, इसमें ऑप्शन नहीं है, देना चाहिए था। तो हम पढ़ते आए हैं इंटरनल एनर्जी इज 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज du इज ncv dt। बट ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी बदल जाती है इफ देयर इज फेज चेंज। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 है, लेकिन अगर फेज चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, इसीलिए हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आल्सो। प्लस हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सीखा, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सीखा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और वॉल्यूम चेंज होने से वर्क डन चेंज हो रहा है। तो यहां से भी समझ आया कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, समझ आया, क्योंकि डेल्टा U इज W विच इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहां से समझ आया इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। वाटर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। अब इस क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाना है सीधे। अगर कोई रिएक्शन है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। नाउ व्हाट इज एंथैल्पी?
इंथैल्पी इज 40.66, यूनिट पे ध्यान देना, किलो जूल। डेल्टा यू वी हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा एनजी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट में कितने मोल्स थे 1, रिएक्टेंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या थी 8.314 और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका है, दूसरा है कि आप पूरा मल्टीप्लाई करो 373 से, ठीक है। अब प्लस एक और है, आप 8.314 को 25/3 भी ले सकते हैं एंड इट बिकम्स 40.66। बट एक और पॉइंट है, ये वैल्यू है जूल में और ये है किलो जूल में, तो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ अप्रोक्सीमेशन से आंसर मैच कर रहा है या नहीं, चेक करते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 124, मैं इसे 25 मानूंगा। क्यों? क्योंकि 125 से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वैसे 24 से भी हो जाएगा क्योंकि मैं 1000 से डिवाइड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है 24 ही रख लेते हैं। तो यहाँ आ गया 40.66 डेल यू प्लस, क्योंकि मुझे 25 का पहाड़ा आता है, 25 4 100, 25 2 50, 50 प्लस 10 60, 25 1 25, 31,000 डेल यू 3.1 क्या आया 3.1 और वो उधर जाके माइनस होगा, 40 में से 3.1 माइनस होगा 37 पॉइंट के आसपास आंसर होगा, ठीक है ओके। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें कोई भी तरीका नहीं लग पाएगा, कोई भी कंसेप्चुअली आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो कभी कभी किस्मत साथ नहीं दे रही होती है। 2012 में कुछ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, enthalpy change for reaction 4H gives you 2H2 gas is -869। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 4 एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इंथैल्पी यानी हीट रिलीज है -869। तो व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH? दिस इज प्योर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी पूछिए, यानी कि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, मींस आंसर विल बी ईदर C और D। देन नेक्स्ट, इसके बाद ये समझना है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, यहां पे आप बताइए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2H2 है तो यू कैन से 2 बॉन्ड्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2H गिव्स यू H2, तो ये कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 869/2, यानी कि 434.8 इज योर आंसर। बस अब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि इस वाली इक्वेशन में मैं आपसे बोल रहा हूं बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी विल बी रिलीज, बट क्वेश्चन में पूछे डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसकी एनर्जी बताइए। तो देखिए थर्मो में भी कितना, थर्मोकेमिस्ट्री में भी कितना डेफिनेशन बेस्ड फंडामेंटल आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, इन सबको ढंग से अंडरस्टैंड करने, डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें डेफिनेशन का पता नहीं होता, डेफिनेशन एक बार जाके एनसीईआरटी से पढ़ो समझो, कोई डाउट हो तो कमेंट। The following two reactions are known as, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन से एक रिएक्शन निकालनी है, ठीक है, यानी कि आपको इन 2 रिएक्शन को सोचना है इसमें। तो ये प्रोसेस जनरली हम कर लेते हैं, यानी कि जैसे Fe2O3 यहाँ पे है और FeO यहाँ पे है, तो ये बहुत ही क्लियर है कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में है Fe2O3 और इक्वेशन 2 में FeO है, लेकिन वो चाहिए प्रोडक्ट में तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि यहां पे है 2FeO, तो इधर FeO प्रोडक्ट में माइनस किया, 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये हेस्लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली ये हम कर लेते हैं इजीली कैलकुलेशन बेस्ड। बॉन्ड एनर्जी का न्यूमेरिकल फिर रिपीट हो रहा है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसे प्रैक्टिस करें। फॉर्मूला क्या लगेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन में निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, it can be formation, it can be combustion. Bond dissociation enthalpy of H2Cl2 HCl are this, enthalpy of formation of HCl। ये क्वेश्चन बच्चे को गलत करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है
कि उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन लिखने का। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग बस। वो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, बट दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड और स्टेबल स्टेट विच इज H2 plus Cl2, बट प्रोडक्ट शुड बी 1 मोल। तो इट शुड बी हाफ H2 एंड हाफ Cl2। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H निकालना है। फॉर्मूला होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अब बस बच्चे मेरे से ये डाउट पूछते हैं, तो आई गेस आप आंसर इसका कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज वीडियो फिर 2 घंटे से ऊपर जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन मेंशन है, इससे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। तो वाटर लिक्विड कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट फॉर्म्स यू वाटर लिक्विड। तो अब वाटर लिक्विड का जो फॉर्मेशन वैल्यू है अगर यहां से देखें तो क्या आता है, दिस इज x1, ये क्या है हमारा x1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना रहा है, दिस इज x2। ओके, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, देखने में बड़ा मुश्किल लगा है ना, ऐसा लग रहा है 4 इक्वेशन है। तो मतलब अगर हम डायरेक्टली करें तो हो सकता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अगेन वही आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जैसे आपने लिखा मैच करो इन तीनों में से वो किससे मैच कर रहा है, तो हमने देखा किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। तो आंसर इज x2। क्या आंसर हो गया, x2। तो यहां से हमें ये भी सीख मिलती है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि अरे कैसे होगा, चारों ऑप्शन पढ़ो, यानी कि क्या कर रहे हैं वो पता लगाना चाह रहे हैं कंबशन एंड फॉर्मेशन, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन, फॉर्मेशन रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए बॉन्ड एनर्जी इज फेवरेट, नीट का बॉन्ड एनर्जी क्या है, फेवरेट है। तो अब अगर मैं ओवरऑल आपको समराइज करूं कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, आपको क्या स्टडी करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैं बोलूंगा कि आपको हर प्रोसेस में, चाहे वो आइसोबारिक प्रोसेस हो चाहे वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो, हर प्रोसेस में आपको क्यू पता होना चाहिए, वर्क रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का फॉर्मूला DH और DU, ये सब में निकालना आना चाहिए। एक ये सेकंड थिंग, आप मुझसे पूछोगे क्या प्रैक्टिस करनी है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा H और डेल्टा S के साइन के बेसिस पे डेल्टा G का क्या होगा और उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, लो हाई या एनी टेम्परेचर, ये वाला आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और थर्मोकेमिस्ट्री के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ लिया है, दे आर ऑब्सेस्ड विद बॉन्ड एनर्जी न्यूमेरिकल्स। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो किसकी करेंगे, बॉन्ड एनर्जी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टीचर्स समझा चुके हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट विल बी वेरी इजी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कंबशन का डेटा हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, थोड़ा जो सोचना पड़ता है वो बॉन्ड एनर्जी में ही सोचना पड़ता है, कितने बॉन्ड हैं एंड स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो so we end our discussion of thermodynamics and thermochemistry. If you feel something is missing, like ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं रहा हूँ और उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जैसे मुझे पता है बच्चों ने बोला इलेक्ट्रो का थोड़ा एक्सपेंशन चाहिए, आयनिक का सेकंड पार्ट चाहिए, तो यस आई एम, अभी मेरा पहला टारगेट है कि फटाफट एक बार पूरा फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के वीडियोस 15 तक कोशिश है मेरी, लेट्स सी कि सारे वीडियोस डाल दूं। उसके बाद फिर आपकी जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो वाले वीडियोस में पोस्ट करने लगूंगा, बिकॉज वॉट आई रियली वॉन्ट इस टाइम पे मैं चाहता हूं कि आपके हर हाल में मार्क्स बढ़े। क्योंकि आप देखो एक टॉपिक पे 500 क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, हर क्वेश्चन को ढंग से समझ के करने की नीड है, योर स्कोर विल बूस्ट। तो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट एंड हाउ टू थिंक वाला पार्ट आपका जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा ना, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ आई नो कि उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए या और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस की नीड होगी, तो वो मैं बिल्कुल वो सारी चीजें मैंने उसके लिए प्लान किया हुआ है। पूरा एक जो बच्चे बोल रहे हैं मिक्स मैराथन, तो उस मिक्स मैराथन में पूरा सब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।